हेलो स्टूडेंट्स, फिर से आप सभी का द साइंस मैजिक में स्वागत है। जैसा कि अपन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री 12th का चैप्टर पढ़ रहे थे, हेलो एल्केन व हेलो एरिन। इसमें अपन ने लास्ट वीडियो में फिजिकल प्रॉपर्टीज तक का कंप्लीट कर लिया था। इसके बाद में हेलो एल्केन व हेलो एरिन की केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में अपन पढ़ने जा रहे हैं। आज की वीडियो में अपन जो हेलो एल्केन और हेलो एरिन है उनके केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में स्टडी करेंगे। ठीक है, तो आज जो केमिकल एक चीज जो केमिकल प्रॉपर्टीज है, इनका मतलब ये है कि भाई ये जो कंपाउंड्स होते हैं हेलो एल्केन और हेलो एरिन वाले, ये जो कंपाउंड है वो कौन कौन से कंपाउंड के साथ रिएक्शंस दर्शाते हैं और किस प्रकार की इनकी रिएक्शंस होती है, उनकी मैकेनिज्म वगैरह अपन यहाँ पर देखने जा रहे हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं। हेलो एल्केन व हेलो एरिन की केमिकल प्रॉपर्टीज, हिंदी में बोलते हैं रासायनिक गुण। रासायनिक गुण, केमिकल प्रॉपर्टीज। केमिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ें तो अपन सबसे पहले इसमें देखते हैं कि जो रिएक्शंस होती हैं, केमिकल रिएक्शंस होती है हेलो एल्केन व हेलो एरिन की, वो कौन कौन सी है। देखो, अब जैसे हेलो एल्केन और हेलो एरिन जो है, इनकी मेन जो रिएक्शन होती है वो होती है नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस होती हैं। पहली रिएक्शंस आएंगी इनमें, रासायनिक गुण में पढ़ेंगे अपन रासायनिक अभिक्रियाएं। रासायनिक अभिक्रिया में पहली अभिक्रिया आती है इनकी नाभिक स्नेही, नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं। नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं, इनको इंग्लिश में बोला जाता है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। अब देखो, नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया से नाम से ही पता चल रहा है कि इन अभिक्रियाओं में किसके द्वारा प्रतिस्थापन किया जाएगा, किसी एक नाभिक स्नेही के द्वारा इन अभिक्रियाओं में प्रतिस्थापन किया जाएगा। और नाभिक स्नेही के द्वारा प्रतिस्थापन किसका होगा भाई, किसी एक नाभिक स्नेही का ही होगा। अब आपको पता है हेलो एल्केन और हेलो एरिन जो है, इनमें नाभिक स्नेही कौन है, अपना नाभिक स्नेही जो है वो हैलोजन एटम है। हैलोजन एटम को किसी दूसरे नाभिक स्नेही के द्वारा क्या कर दिया जाता है, प्रतिस्थापित कर दिया जाता है। इसलिए इन अभिक्रियाओं को क्या बोला जाता है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। अब देखना, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस जो होती है वो दो प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है, दो प्रकार की होती है। कौन कौन सी, एक तो होती है SN1 और एक होती है SN2। एक तो होती है SN1, एक होती है SN2। इनका मीनिंग है, SN1 का मीनिंग होता है यूनिमोलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, हिंदी में अगर बोला जाए तो एकाणुक नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। और SN2 को बोला जाता है बाईमोलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इसको हिंदी में बोला जाता है द्विअणुक नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं। अब देखो, ये एकाणुक द्विअणुक से मतलब क्या हुआ, देखो इसका मतलब ये हुआ कि SN1 अभिक्रिया जो है वो एक अणु की सांद्रता पर निर्भर करेगी। कहने का मतलब ये हुआ कि SN1 अभिक्रिया जो होती है वो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होती है, प्रथम कोटि की अभिक्रिया होती है। क्यों, क्योंकि इसमें जो अभिक्रिया का वेग जो है वो एक ही अणु की सांद्रता पर निर्भर करता है, जो क्रियाकारक होते हैं उनमें से। यहाँ पर क्या होता है, SN2 में क्या होता है, SN2 में जैसे नाम से ही पता चल रहा है बाईमोलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। कहने का मतलब जो अभिक्रिया का वेग जो है
वो दो अणुओं की सांद्रता पर निर्भर करेगा। कहने का मतलब यह है जो अभिक्रिया वो कौन सी कोटि की है, द्वितीय कोटि की अभिक्रिया है, सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन है। ठीक है, SN1 फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होती है, SN2 क्या होती है, सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन होती है। अब इनको सीक्वेंस से अपन डिटेल से स्टडी करेंगे। सबसे पहले अपन पढ़ेंगे SN1 यूनिमॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस जो है उनको पढ़ेंगे अपन। नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन कितने प्रकार की होती है, दो प्रकार की होती है, उनमें पहली है SN1, दूसरी है SN2। तो अपन पहले स्टार्ट करते हैं SN1। पहला जो टाइप है ए लिख देती हूं मैं इसे, ये है अपना SN1 यूनिमॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन और हिंदी में इसको बोला जाएगा एकाणुक नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। अब देखो इसमें होता क्या है, जो नाभिक स्नेही होता है, देखो इसमें पहले तो ये वाली जो अभिक्रिया होती है ये पोलर सॉल्वेंट की प्रेजेंस में होती है। पोलर सॉल्वेंट्स हिंदी में बोलते हैं इनको ध्रुवीय विलायकों की उपस्थिति में यह अभिक्रिया होती है। पोलर सॉल्वेंट्स का मतलब जैसे वाटर है, अल्कोहल है, एटसेट्रा, इनकी प्रेजेंस में ये वाली रिएक्शन होती है। दूसरी बात ये है पोलर सॉल्वेंट्स की प्रेजेंस में होती है। सेकंड जो है इसमें वो ये है कि ये जो अभिक्रिया है यह अभिक्रिया दो स्टेप में कंप्लीट होती है। कितने स्टेप में, 2 स्टेप्स में कंप्लीट होती है, जिसमें क्या होता है, पहला जो पद होता है, देखो 2 पदों में कंप्लीट होती है। तो इनमें से जो फर्स्ट स्टेप है, पहला जो स्टेप है, फर्स्ट स्टेप जो होता है वो होता है वेग निर्धारक पद होता है, या फिर कह सकते हैं वो स्लो स्टेप होता है। कैसा स्टेप होता है, स्लो स्टेप, धीमा पद होता है, धीमा पद। और जो सेकंड स्टेप होता है, सेकंड स्टेप जो होता है वो होता है फास्ट। ठीक है, तीव्र गति से हो जाता है। अब देखो फर्स्ट स्टेप जो है अपना वो वेग निर्धारक पद होता है, वो धीमा पद है, वो वेग निर्धारक पद होता है। ठीक है, जिसमें अपन जैसे पढ़ेंगे, जैसे पहला स्टेप होगा उसमें क्या होगा, कार्बन और हेलोजन वाला बॉन्ड ब्रेक होगा। कार्बन और हेलोजन वाला बॉन्ड ब्रेक होगा तो अपने पास एक इंटरमीडिएट स्पीसीज बनेगी, एक मध्यवर्ती बनेगा जिसको अपन कहते हैं कार्बोकेटाइन, वो बनेगा फर्स्ट स्टेप में। और सेकंड स्टेप में क्या बनता है अपना, जो भी आप नाभिक स्नेही ले रहे हो वो क्या करेगा, उसके ऊपर अटैक करेगा, उस कार्बोकेटाइन के ऊपर, और उसके फलस्वरूप अपने पास क्या बन जाएगा, प्रोडक्ट बन जाएगा। अब देखो जैसे अपन आगे देखते हैं, इसमें जो फर्स्ट स्टेप होता है वो बता दिया मैंने कि वो क्या होता है, वेग निर्धारक पद होता है। और इसमें पहले स्टेप में जो स्लो स्टेप है इसमें एक इंटरमीडिएट बनता है, मध्यवर्ती बनता है। इंटरमीडिएट को हिंदी में बोला जाता है मध्यवर्ती। एक मध्यवर्ती बनता है जिसे कहते हैं कार्बोकेटाइन, जिसे क्या कहा जाता है, कार्बोकेटाइन कहा जाता है। और ये कार्बोकेटाइन जो होता है इस पे ही इस अभिक्रिया की रेट डिपेंड करती है। कहने का मतलब ये हुआ कि अपन ऐसे कहते हैं कि भाई SN1 अभिक्रिया के प्रति जो क्रियाशीलता है उसका ऑर्डर बताओ, वो किस पे डिपेंड करती है, जो आपकी इंटरमीडिएट स्पीसीज बनती है कार्बोकेटाइन, इसके स्थायित्व पर निर्भर करती है। ठीक है, अब देखो
कार्बोकेटाइन जो होता है ये कब बनता है भाई, पहले स्टेप में बनता है, और जो CX बॉन्ड कार्बन हेलोजन बॉन्ड जब ब्रेक होता है तब ये बनता है, और अगले स्टेप में अपना जो भी न्यूक्लियोफाइल है, जो भी नाभिक स्नेही है, वो क्या करता है, इस कार्बोकेटाइन पर अटैक करता है और इससे क्या बन जाता है, फिर प्रोडक्ट बन जाता है। तो अपन ये कह सकते हैं कि अभिक्रिया की जो क्रियाशीलता है, SN1 रिएक्शन जो होती है अपनी, इसकी क्रियाशीलता, रिएक्टिविटी, क्रियाशीलता जो है वो किस पे निर्भर करती है, कार्बोकेटाइन के स्थायित्व पर, कार्बोकेटाइन के स्थायित्व पर निर्भर करती है, स्थायित्व पर निर्भर करती है। SN1 अभिक्रिया की जो क्रियाशीलता है वो कार्बोकेटाइन के स्थायित्व पर निर्भर करती है कि भी कितना स्टेबल आपका कार्बोकेटाइन बन रहा है, उतनी ही ज्यादा SN1 रिएक्शन के प्रति क्या हो जाएगी, रिएक्टिविटी हो जाएगी, क्रियाशीलता हो जाएगी। अब देखो अपन इस अभिक्रिया के मैकेनिज्म देखते हैं, किस प्रकार से इस अभिक्रिया की मैकेनिज्म होती है। देखो फिर से मैं एक बार बता देती हूँ, आप सेंटेंस की फॉर्म में लिखो तो वो लिख सकते हो कि SN1 अभिक्रिया जो होती है वो पोलर सॉल्वेंट्स में होती है, कहने का मतलब ध्रुवीय विलायकों में, जैसे वाटर है, अल्कोहल है, कार्बोक्सिलिक एसिड है, इनमें होती है। और सेकेंड थिंग ये हुआ कि जो ये वाली अभिक्रिया, SN1 अभिक्रिया जो है वो कितने स्टेप में कंप्लीट होती है, 2 स्टेप में कंप्लीट होती है। 2 स्टेप में पहला स्टेप जो होता है वो स्लो स्टेप होता है, धीमा पद होता है, जो एक वेग निर्धारक पद होता है, जिसमें क्या बनता है, इंटरमीडिएट बनता है, कार्बोकेटाइन बनता है। ऐसे सेकेंड जो स्टेप बनता है अपना, सेकंड स्टेप जो होता है वो होता है फास्ट स्टेप होता है, जिसमें अपना प्रोडक्ट बनता है और न्यूक्लियोफाइल का अटैक होता है। और इंटरमीडिएट स्पीसीज यहाँ पर क्या बनती है, कार्बोकेटाइन बनती है। और इस अभिक्रिया की जो क्रियाशीलता है, रिएक्टिविटी जो है वो किस पे डिपेंड करती है, कार्बोकेटाइन के स्टेबिलिटी पे। तो अपन कह सकते हैं, देखो यहां से अपन कह सकते हैं कार्बोकेटाइन के स्थायित्व की बात आ रही है तो अपन यहाँ लिख सकते हैं सबसे ज्यादा स्टेबल कार्बोकेटाइन कौन सा होता है, 3 डिग्री कार्बोकेटाइन। 3 डिग्री कार्बोकेटाइन सबसे ज्यादा स्टेबल होता है, उससे कम स्टेबल होता है 2 डिग्री कार्बोकेटाइन। 2 डिग्री कार्बोकेटाइन, तो अपन कह सकते हैं सबसे ज्यादा रिएक्टिविटी कौन से कार्बोकेटाइन की होगी, 3 डिग्री। कहने का मतलब ये हुआ कि जिस कंपाउंड से 3 डिग्री कार्बोकेटाइन बनता है उस कंपाउंड की रिएक्टिविटी SN1 अभिक्रिया के प्रति ज्यादा होगी, किसकी कंपैरिजन में, 2 डिग्री और 1 डिग्री के कंपैरिजन में। 1 डिग्री कार्बोकेटाइन, ये इनकी स्टेबिलिटी का ऑर्डर होता है। और सबसे कम अपन लेते हैं मेथिल जो ग्रुप होता है वो, ठीक है। ये SN1 अभिक्रिया के प्रति इनकी क्या है, रिएक्टिविटी ऑर्डर है, क्रियाशीलता का क्रम है। 3 डिग्री कार्बोकेटाइन जिसमें सबसे ज्यादा जिसमें 3 डिग्री कार्बोकेटाइन बनता है उसकी स्टेबिलिटी उसकी क्रियाशीलता ज्यादा होगी, और 2 डिग्री कार्बोकेटाइन बनता है उसकी क्रियाशीलता 3 डिग्री से कम हो जाएगी, उससे कम 1 डिग्री, और सबसे कम मेथिल जो होता है उसकी। तो ये SN1 रिएक्शन के बारे में थोड़ा सा कुछ लिखा है। अब अपन इस अभिक्रिया के बारे में देखते हैं, अभिक्रिया क्या होती है, कैसे क्या क्या होता है, इसमें प्रोडक्ट बनता है वो देखते हैं। SN1 जो अभिक्रिया है इसमें जनरली अपन कहते हैं कि जो रिएक्टिविटी होती है, जो क्रियाशीलता होती है वो किस पे डिपेंड करती है, कार्बोकेटाइन के स्थायित्व पर निर्भर करती है। कार्बोकेटाइन का जो स्थायित्व है वो जिसमें ज्यादा स्टेबल कार्बोकेटाइन बन रहा है उसकी रिएक्टिविटी सबसे ज्यादा होगी। अब देखो जैसे एक एग्जांपल ले लेते हैं, अपन उदाहरण लेते हैं इसका, CH3 कोई, चलो एक हेलाइड भी ले लेते हैं। हेलाइड जैसे अपन ने लिया यहाँ पर ब्रोमाइड ले लिया। अब देखो इसकी रिएक्शन अपन करवा रहे हैं KOH के साथ, NaOH भी ले सकते हो, KOH भी ले सकते हो। तो इसके साथ, और हाँ ये एक्वस मीडियम में है, सॉल्वेंट क्या लिया आपने, वाटर, इसके साथ अभिक्रिया करवाते हैं। अब देखो इसके साथ अभिक्रिया क्यों करवाई है भाई, नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया है, तो ऐसे किसी मॉलिक्यूल के साथ रिएक्शन कराओ जिसके पास नाभिक स्नेही हो।
तो KOH के पास OH माइनस क्या है, नाभिक स्नेही है, जो किसको प्रतिस्थापित कर सकता है, हैलोजन को जो प्रतिस्थापित कर सकता है। ठीक है, अब देखो ये क्या लिया आपने, इसका नाम है 2 मेथिल सॉरी पहले हैलोजन आ जाएगा, ब्रोमो है ना, तो बी पहले आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 2 ब्रोमो 2 मेथिल प्रोपेन, 2 ब्रोमो 2 मेथिल प्रोपेन, और ये क्या है अपना पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है, ये तो पता है आप लोगों को। अब देखो ये वाली रिएक्शन होती है और इससे प्रोडक्ट बनता है अपना CH3C CH3 प्रतिस्थापन करना है अभी, यहाँ पर K प्लस और OH माइनस, और यहाँ से ये वाला बॉन्ड ब्रेक होता है, तो आपको पता है इलेक्ट्रॉन किसके पास आते हैं, Br के पास, ब्रोमाइड के पास, तो यहाँ पर नेगेटिव चार्ज, तो ये यहाँ से ये जो OH माइनस है किसको प्रतिस्थापित कर देगा, Br माइनस को प्रतिस्थापित कर देगा और खुद यहाँ पर जुड़ जाएगा, और क्या रिलीज हो जाएगा, KBr पोटेशियम ब्रोमाइड क्या हो जाएगा, यहाँ से रिलीज हो जाएगा। इसका नाम क्या है भाई, इसका नाम आप लिख सकते हो 2 मेथिल 2 प्रोपेनॉल। अब देखो ये तो एक नॉर्मल रिएक्शन है, ये वाली रिएक्शन देखो, इसमें पहले अपन ने लिया 2 ब्रोमो 2 मेथिल प्रोपेन, और इसकी रिएक्शन करवाई किसके साथ, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ, एक्वस से पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन करवाई, तो क्या बना, अपने पास अल्कोहल बनता है, क्योंकि यहाँ से जो न्यूक्लियोफाइल है वो क्या कौन सा अटैक कर रहा है, OH माइनस, और वो किसको हटाएगा, किसको प्रतिस्थापित करेगा, Br माइनस न्यूक्लियोफाइल को प्रतिस्थापित कर देगा, और अपने पास अल्कोहल बन जाएगा, और क्या रिलीज हो जाएगा, पोटेशियम ब्रोमाइड रिलीज हो जाएगा। अब देखते हैं कि ये जो अभिक्रिया है ये कौन से मैकेनिज्म से क्या होती है, कौन से मैकेनिज्म को फॉलो करती है, वो पढ़ते हैं अपन। ये वाली जो अभिक्रिया है ये कौन सी मैकेनिज्म से होती है, जैसे पहले मैंने थोड़ा बहुत तो बता दिया आप लोगों को कि इसके मैकेनिज्म में कितने स्टेप होते हैं, 2 स्टेप होते हैं, जिनमें से पहला स्टेप होता है कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन और दूसरा स्टेप होता है न्यूक्लियोफाइल का अटैक। ठीक है, और उसके फलस्वरूप क्या बन जाता है, प्रोडक्ट बन जाता है। अब देखो इस रिएक्शन की मैकेनिज्म पढ़ते हैं अपन। ये जो SN1 रिएक्शन है इसमें कौन सी मैकेनिज्म फॉलो होती है, मैकेनिज्म हिंदी में लिखे तो क्रियाविधि, क्रियाविधि। अब देखो SN1 जो है इसमें 2 स्टेप होते हैं। पहला स्टेप तो क्या है, पहला स्टेप होता है अपना, जैसे अपन बात करें अभी लिया आपने क्या, CH3C CH3Br, ये लिया आपने 2 ब्रोमो 2 मेथिल प्रोपेन, और इसमें देखो पहला स्टेप जो होगा इसमें अपना कार्बोकेटाइन बनता है, पहला स्टेप जो होता है उसमें क्या बनता है, कार्बोकेटाइन। अब देखो इसमें ये वाला बॉन्ड ब्रेक होता है, ये वाला बॉन्ड ब्रेक होता है, तो आपको पता है ये बॉन्ड जब ब्रेक होगा तो इलेक्ट्रॉन किसके पास जाते हैं, Br के पास जाते हैं। इलेक्ट्रॉन किसके पास जाएंगे, Br के पास, तो Br पे क्या आ जाता है, नेगेटिव, इस पे क्या आ जाता है, पॉजिटिव। भाई देखो Br के पास क्यों गए इलेक्ट्रॉन, कार्बन के पास क्यों नहीं गए, सिंपल सी बात है, ब्रोमीन जो है इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, कार्बन से ज्यादा होती है, तो बॉन्ड के इलेक्ट्रॉनों को कौन खींचेगा, ब्रोमीन ही खींचेगा, ब्रोमीन खींचेगा तो ब्रोमीन पे क्या आ जाएगा, बॉन्ड ब्रेक होगा तब नेगेटिव साइन आ जाएगा। अब देखो यहां से क्या बनेगा, अपना जो स्पीसीज बनेगी वो बनेगी CH3, यहाँ पे क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज, और आगे क्या रिलीज हो जाएगा अपना Br माइनस। देखो ये वाली जो स्पीसीज बनती है ये बनती है इंटरमीडिएट, ये क्या बनता है अपना इंटरमीडिएट बनता है, जिसका नाम है, जिसे क्या कहते हैं अपन, कार्बोकेटाइन बोलते हैं। कार्बोकेटाइन जो है यहाँ पर किसके रूप में बनता है, इंटरमीडिएट के रूप में बनता है। ठीक है, और ये वाला जो स्टेप होता है अभी पहले भी बताया था मैंने, ये वाला स्टेप फर्स्ट स्टेप है, और कैसा स्टेप है, ये स्लो स्टेप है, स्लो स्टेप। और स्लो स्टेप जो होता है हमेशा कोई भी अभिक्रिया में वो क्या होता है, वेग निर्धारक पद होता है, वेलोसिटी डिटरमिनेट स्टेप होता है। ठीक है, अब देखो ये तो पहला स्टेप हो गया, सेकंड स्टेप देखना आप, सेकंड स्टेप में क्या होता है, ये था अपना फर्स्ट स्टेप,
और अगला है अपना सेकेंड स्टेप। सेकेंड स्टेप में मैंने बताया पहले स्टेप में तो क्या बनता है अपना कार्बोकेटाइन बनता है, सेकेंड स्टेप में क्या बनता है, सॉरी सेकेंड स्टेप में न्यूक्लियोफाइल का अटैक होता है और प्रोडक्ट बनता है अपना। देखो आपके पास स्पीसीज क्या बनी है, CH3 CH3 और CH3 कार्बोकेटाइन बना है, 3 डिग्री कार्बोकेटाइन है। कार्बोकेटाइन जो बना है इस पे कौन अटैक करेगा भाई, जो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का जो था, जैसे ये पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है इसमें K प्लस और OH माइनस, तो ये OH माइनस जो है वो किस पे अटैक करेगा, कार्बन पे अटैक कर देगा, यहाँ पर जुड़ जाएगा आकर के। और ये वाला जो स्टेप है ये सेकंड स्टेप है अपना, और ये कैसा स्टेप है, फास्ट स्टेप है भाई। कैसा स्टेप है, फास्ट स्टेप है। और इसमें क्या बन जाएगा अपना प्रोडक्ट CH3 C CH3 CH3 और क्या जुड़ जाएगा OH, और क्या रिलीज हो जाएगा, देखो Br माइनस यहाँ है, K प्लस यहाँ पर है, दोनों जुड़ करके क्या बना लेंगे KBr पोटेशियम ब्रोमाइड। और ये क्या बन गया अपना, ये बन जाएगा 2 मेथिल 2 प्रोपेनॉल, प्रोपेनॉल ये बन जाएगा। अब देखो इसमें देखना आप थोड़ा सा, जैसे आपने सबसे पहले 3 डिग्री हैलाइड लिया है, सबसे पहले क्या लिया आपने 3 डिग्री हैलाइड। देखो भाई 3 डिग्री हैलाइड का एग्जांपल क्यों लिया, क्योंकि अपन पढ़े थे अभी SN1 अभिक्रिया के प्रति जो क्रियाशीलता होती है वो 3 डिग्री कार्बोकेटाइन जो है उसकी ज्यादा होगी, जिसमें 3 डिग्री कार्बोकेटाइन बनेगा तो 3 डिग्री कार्बोकेटाइन तो किसमें बनेगा, जब आप 3 डिग्री हैलाइड लोगे उसमें बनेगा। तो इसलिए अपन ने यहाँ पर 3 डिग्री हैलाइड का एग्जाम्पल लिया है। इसमें क्या होगा, सबसे पहले कार्बन हेलोजन बॉन्ड ब्रेक होगा, उससे क्या बनेगा इंटरमीडिएट कार्बोकेटाइन बनेगा। उसके बाद में सेकेंड स्टेप में क्या होगा, कार्बोकेटाइन पे न्यूक्लियोफाइल का अटैक होगा, और न्यूक्लियोफाइल जो है वो कहाँ जुड़ जाएगा, कार्बोकेटाइन के कार्बन के पास जुड़ जाएगा और क्या बना देगा 2 मेथिल 2 प्रोपेनॉल अल्कोहल बना देगा। देखो इसमें ऑल ओवर हुआ क्या, नाभिक स्नेही का प्रतिस्थापन ही तो हुआ है। कहने का मतलब जो ब्रोमाइड था, हेलोजन था आपके पास, उसको किसने प्रतिस्थापित कर दिया, हाइड्रोक्साइड ने प्रतिस्थापित कर दिया, OH माइनस ने क्या कर दिया, उसको प्रतिस्थापित कर दिया। अब देखो इस प्रकार से आप कोई भी एग्जांपल ले सकते हो, और इसमें सबसे ज्यादा जो कहने का मतलब ये हुआ कि इस रिएक्शन के प्रति जो मोर रिएक्टिव होता है वो होता है 3 डिग्री हैलाइड, जैसा कि अभी बताया, क्योंकि 3 डिग्री हैलाइड में क्या बनेगा 3 डिग्री कार्बोकेटाइन। तो रिएक्टिविटी ऑर्डर की बात करें अगर अपन, रिएक्टिविटी ऑर्डर किसकी बात करें, SN1 रिएक्शन की, तो रिएक्टिविटी ऑर्डर की बात करें तो सबसे ज्यादा रिएक्टिव होगा 3 डिग्री हैलाइड, और इससे कम होगा 2 डिग्री हैलाइड, और सबसे कम होगा 1 डिग्री हैलाइड, और इनसे भी कम हो जाएगा किसके, मेथिल हैलाइड जो होगा, मेथिल हैलाइड, इसकी क्रियाशीलता हो जाएगी सबसे कम। तो इसमें अपन ने SN1 में पढ़ लिया कि क्या अभिक्रिया क्या होती है, और हाँ एक चीज और बताया मैंने कि ये जो फर्स्ट स्टेप होता है ये वेग निर्धारक पद होता है, स्लो स्टेप होता है। तो यहाँ पर जो अभिक्रिया का जो वेग है, अभिक्रिया का जो वेग है वो किसकी सांद्रता पर डिपेंड कर, किसकी कंसंट्रेशन पर डिपेंड कर रहा है, क्रिया कारक जो ले रहे हो आप उसकी सांद्रता पर निर्भर कर रहा है। एक क्रिया कारक है उसी की सांद्रता पर ये निर्भर करता है, इसलिए इस अभिक्रिया को SN1 अभिक्रिया बोला जाता है, या फिर यूनिमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ठीक है, ये था SN1 के बारे में। अब देखो इससे आगे पढ़ते हैं अपन SN2 अभिक्रिया जो है अपनी उसके बारे में पढ़ते हैं। अब देखो एक चीज SN2 अभिक्रिया जो आती है ये थी SN1 अभिक्रिया, और इसके बारे में थोड़ा सा एक आता है, जैसे एक आता है पोटेशियम साइनाइड और एक आता है AgCN सिल्वर साइनाइड, एक तो होता है KCN पोटेशियम साइनाइड, एक होता है AgCN सिल्वर साइनाइड। तो इन दोनों में क्या फर्क है और ये किस प्रकार का न्यूक्लियोफाइल बनाते हैं और इनसे किस प्रकार के प्रोडक्ट बनते हैं। देखो अब जैसे मैंने KOH लिया तो उससे न्यूक्लियोफाइल क्या बना, OH माइनस बना, तो अपन ने अल्कोहल बना लिया। ऐसे कोई भी आप ऐसा कोई यौगिक या कोई मॉलिक्यूल ले सकते हो जिसमें क्या प्रेजेंट हो, नाभिक स्नेही प्रेजेंट हो, और वो क्या कर सकता है
इस हैलाइड को प्रतिस्थापित कर सकता है। देखो जैसे एक आता है पोटेशियम साइनाइड KCN, एक आता है AgCN। पोटेशियम साइनाइड क्या होता है, आयनिक होता है। ये क्या होता है, आयनिक होता है। ये होता है कोवेलेंट। AgCN क्या होता है, ये आयनिक होता है भाई, और ये होता है सहसंयोजक। सहसंयोजक आयनिक और सहसंयोजक होने का मतलब ये हुआ कि जब ये एल्किल हैलाइड के साथ अभिक्रिया करेगा तब तो ये आयनिक हो जाएगा, आयोनाइज्ड हो जाएगा, और इसे K+ और Cn- बन जाएगा। और इजीली Cn- जो न्यूक्लियोफाइल है, ये जो न्यूक्लियोफाइल है ये किसको प्रतिस्थापित कर देगा, ये न्यूक्लियोफाइल जो हैलाइड आएगा अपना उसको क्या कर देगा, ये प्रतिस्थापित कर देगा, और प्रोडक्ट के रूप में क्या बन जाएगा अपने पास, RCN बन जाएगा। जब आप किससे रिएक्शन करवा रहे हो, एल्किल हैलाइड से, तब क्या बन जाएगा, एल्किल साइनाइड बन जाएगा। क्या बनता है यहाँ पर, एल्किल साइनाइड बन जाता है। लेकिन जब बात करते हैं AgCN की, क्या AgCN से भी एल्किल हैलाइड बन जाता है क्या, नहीं। क्यों, क्योंकि जो AgCN है ये आयनिक नहीं है। आयनिक का मतलब क्या हो भाई, आप जैसे बात करते हो ये K+ और Cn- आयंस में, जैसे आप सॉल्वेंट में डिजोल्व करते हो तो ये इन आयनों में क्या हो जाता है, टूट जाता है, ठीक है, आयोनाइज्ड हो जाता है। लेकिन ऐसा AgCN के साथ नहीं है। AgCN जो है वो अपने आप में सहसंयोजक होता है, कोवेलेंट होता है, इसलिए ये आयोनाइज्ड नहीं होते हैं। आयोनाइज्ड नहीं होते हैं तो इनसे प्रॉपरली आयन Cn- नहीं बन पाता है, इसलिए इनसे जो प्रोडक्ट बनेगा वो प्रोडक्ट क्या बनेगा, एल्किल आइसोसाइनाइड बन जाएगा। क्या बन जाएगा, एल्किल साइनाइड, एल्किल आइसोसाइनाइड बन जाएगा, एल्किल आइसोसाइनाइड। देखो इसमें तो क्या हुआ कि भाई जब एल्किल हैलाइड से आप पोटेशियम साइनाइड की अभिक्रिया करवाते हो तो सिंपली क्या हुआ, आयोनाइज्ड हो गया पोटेशियम साइनाइड, तो उससे जो आयन बना अपना Cn- वो एक न्यूक्लियोफाइल की तरह अटैक करके X- को हटा दिया और खुद जुड़ गया। लेकिन यहाँ पर आयोनाइज्ड नहीं होता है AgCN, तो उससे प्रॉपरली कोई साइनाइड आयन अपने पास नहीं बनता है। और यहाँ पर क्या हुआ, तो यहाँ पर भाई यहाँ X- तो हट गया, यहाँ पर कोई एल्काइल समूह था, उसका कार्बन था, और ये कार्बन के थ्रू कार्बन कार्बन जुड़ जाएगा, क्योंकि कार्बन कार्बन बॉन्ड जो है वो कार्बन साइनाइड बॉन्ड से ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, तो इसलिए ये जुड़ जाता है इसके साथ। यहाँ पर क्या हुआ भाई, AgCN प्रॉपरली तो अपना आयोनाइज्ड हुआ नहीं, ये क्या था, कोवेलेंट था, इसलिए इसमें जो डोनेटिंग एटम आता है नाइट्रोजन, वो अपने इलेक्ट्रॉन देके किसके साथ जुड़ जाता है भाई, एल्किल ग्रुप के साथ, उनके एल्किल ग्रुप का कार्बन जो उसके साथ जुड़ जाता है और क्या बना लेता है, एल्किल आइसोसाइनाइड बना लेता है। तो इसमें प्रोडक्ट के रूप में क्या बनता है, एल्किल आइसोसाइनाइड। और KCN के साथ, कहने का मतलब ये हुआ कि जो एल्किल हैलाइड है इसकी रिएक्शन आप पोटेशियम साइनाइड के साथ करवाओगे तो क्या बनेगा, एल्किल साइनाइड बन जाएगा। लेकिन जब आप एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया AgCN के साथ करवाओगे तो प्रोडक्ट के रूप में क्या बनेगा, एल्किल आइसोसाइनाइड बनेगा। क्यों, क्योंकि KCN क्या है, आयनिक है, तो वो तो आयोनाइज्ड हो जाता है तो साइनाइड आयन बना लेता है। लेकिन AgCN क्या है, अपने आप में कोवेलेंट है, सहसंयोजक है, तो वो साइनाइड आयन नहीं बना पाता, इसलिए नाइट्रोजन किस पे अटैक करता है, जो हैलाइड का जो कार्बन होता है एल्किल हैलाइड का, उस पे अटैक करके क्या बना लेता है, एल्किल आइसोसाइनाइड बना लेता है। तो ये भी एक इम्पोर्टेंट बात थी। इसमें क्या है कि जो पोटेशियम साइनाइड है वो एल्किल साइनाइड क्यों बनाता है, और AgCN जो है वो एल्किल आइसोसाइनाइड क्यों बनाता है। अब देखो इससे आगे अपन पढ़ते हैं SN2, नाभिक स्नेह प्रतिस्थापन में SN1 हो गई कंप्लीट। और ऐसे आप बहुत सारे एग्जांपल देख सकते हो भाई SN1 के, जिसमें क्या हुआ, आपको न्यूक्लियोफाइल मिल रहा होगा ना, तो न्यूक्लियोफाइल को क्या कर सकते हो आप, हैलाइड के द्वारा प्रतिस्थापित करवा सकते हो। अगली अभिक्रिया है अपनी SN2। SN2 फुल फॉर्म में लिखें तो इसको बाई मॉलिक्यूलर सब्स्टिट्यूशन
बाईमोलिकुलर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, सॉरी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, बाईमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इसमें देखना आप, जैसे अपन बात करें, और हाँ हिंदी में लिखते हैं इसको द्विअणु के नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं। इसमें क्या होता है, जैसे यहाँ से बाईमोलिकुलर कहने का मतलब यहाँ पर जो अभिक्रिया का वेग होगा वो दो मॉलिक्यूल की सांद्रता पर डिपेंड करेगा। मॉलिक्यूल का मतलब जो रिएक्टेंट है, अपने जो क्रियाकारक है उनकी सांद्रता पर निर्भर करेगा। इसलिए ये वाली जो अभिक्रिया है ये सेकंड ऑर्डर रिएक्शन होती है। देखो सबसे पहली बात तो ये वाली अभिक्रिया जो होती है वो नॉन पोलर सॉल्वेंट्स में होती है। नॉन पोलर सॉल्वेंट्स का मतलब क्या हुआ भाई, अध्रुवीय विलायक, अध्रुवीय विलायकों में होती है भाई, अध्रुवीय विलायक। जैसे जैसे CCl4 है, कार्बन टेट्राक्लोराइड, बेंजीन है, ये क्या है, नॉन पोलर सॉल्वेंट होते हैं। ठीक है, अब देखो नॉन पोलर सॉल्वेंट्स, देखो भाई पोलर और नॉन पोलर का एक थोड़ा सा बता देती हूँ। पोलर जो होते हैं उनके लिए डाइपोल मोमेंट का मान जो है वो नॉट इक्वल टू 0, तो वो तो होते हैं पोलर सॉल्वेंट्स। और डाइपोल मोमेंट का मान जिनके लिए 0 होता है वो क्या होते हैं, नॉन पोलर सॉल्वेंट होते हैं। ठीक है, तो ये ध्यान रखना थोड़ा सा, डाइपोल मोमेंट जो है उसका मान अगर नॉट इक्वल टू 0 होता है तो वो पोलर होते हैं, और इक्वल टू 0 होता है तो वो क्या होते हैं, नॉन पोलर होते हैं। जैसे अपन कहते हैं H2O है, वाटर है, इनके लिए डाइपोल मोमेंट का मान 0 नहीं है। अमोनिया है, इनके लिए भी डाइपोल मोमेंट का मान 0 नहीं है। अल्कोहल है, इसके लिए भी डाइपोल मोमेंट का मान नॉट इक्वल टू 0 है। तो ये क्या है, नॉन पोलर सॉल्वेंट है। और जब बात करो आप कार्बन टेट्राक्लोराइड और बेंजीन, ये सब क्या है, नॉन पोलर। क्यों, क्योंकि इनके लिए डाइपोल मोमेंट का मान क्या हो जाता है, 0 हो जाता है, इसलिए ये क्या है, नॉन पोलर सॉल्वेंट्स है। तो ये वाली रिएक्शन जनरली किस में होती है, नॉन पोलर सॉल्वेंट्स में होती है। अब देखो आगे, अगली बात ये है कि ये वाली अभिक्रिया सिर्फ एक ही स्टेप में कंप्लीट होती है। यह अभिक्रिया जो है ये क्या होती है भाई, एक ही पद में, एक ही स्टेप में कंप्लीट होती है, कंप्लीट होती है। और यहाँ पर जो अभिक्रिया का वेग है वो किस पे डिपेंड करता है, क्रिया का दो जो रिएक्टेंट है उन दोनों की सांद्रता पर निर्भर करता है। इसलिए अपन कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं भाई, कि यह जो अभिक्रिया है ये क्या है भाई, सेकंड ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर रिएक्शन, हिंदी में लिख सकते हैं द्वितीय कोटि की अभिक्रिया है, द्वितीय कोटि की अभिक्रिया है। और क्यों है मैंने बता दिया कि अभिक्रिया का वेग जो है वो क्या है, दो क्रियाकारक की सांद्रता पर निर्भर करता है। यहाँ पर जो आप वहां पर जो इंटरमीडिएट बना रहे थे कार्बोकेटाइन, ऐसा कुछ यहाँ पर नहीं बनता है। यहाँ पर सिंपल एक ट्रांजिशन स्टेट बनती है। क्या बनती है, ट्रांजिशन स्टेट बनती है, संक्रमण अवस्था बनती है, इसे बोलते हैं संक्रमण अवस्था, वो बनती है। इस संक्रमण अवस्था में ध्यान रखना, जो कार्बन होता है वो पंच संयोजी होता है। यहाँ पर जो कार्बन एटम होगा, कार्बन परमाणु जो होता है वो पेंटावेलेंट, पंच संयोजी, पंच संयोजी, पेंटावेलेंट। पेंटावेलेंट का मतलब समझ गए आप लोग, पेंटावेलेंट का मतलब ये हुआ कि कार्बन परमाणु टोटल कितने बॉन्ड बना के रखता है इस ट्रांजिशन स्टेट में, 5 बॉन्ड बना के रखता है। ये जरूर है भी 5 तो इसकी वैलेंसी नहीं होती है। इसमें क्या होता है, जनरली एक बॉन्ड ब्रेक होता रहता है और एक बॉन्ड बनता रहता है, और 3 बॉन्ड इसके बने हुए रहते हैं। इसलिए अपन कहते हैं कि यहाँ कार्बन जो है वो पेंटावेलेंट होता है। और देखो
इसमें क्या बनता है, SN2 अभिक्रिया में ट्रांजिशन स्टेट बनती है, और यहाँ पर जो रिएक्शन की जो रिएक्टिविटी है, यहाँ पर जो रिएक्टिविटी ऑर्डर होता है SN2 रिएक्शन के प्रति जो SN2 रिएक्शन जो होती है, इसकी जो क्रियाशीलता होती है, वो क्रियाशीलता जो होती है वो संक्रमण अवस्था, ट्रांजिशन स्टेट जो होती है, संक्रमण अवस्था में त्रिविम बाधा, त्रिविम बाधा को बोलते हैं स्टेरिक हिंड्रेंस पर डिपेंड करती है भाई, स्टेरिक हिंड्रेंस पर डिपेंड, निर्भर करती है। जितनी ज्यादा त्रिविम बाधा होगी क्रियाशीलता उतनी ही कम होगी। कहने का मतलब ये हुआ कि जितनी अधिक त्रिविम बाधा होगी, त्रिविम बाधा होगी, रिएक्टिविटी क्रियाशीलता क्या होगी, उतनी ही कम होगी, उतनी ही कम होगी। जैसे देखो एग्जाम्पल देखते हैं इसके कुछ एग्जाम्पल क्या, जैसे आप अभी बात करो, जैसे 1 डिग्री हैलाइड है, 2 डिग्री हैलाइड है और 3 डिग्री हैलाइड है अपने पास। तो इनमें आपको पता है त्रिविम बाधा, और जैसे एक तो 1 डिग्री तो हैलाइड ये हो गया भाई, 2 डिग्री 1 डिग्री हैलाइड तो ये हुआ CH2R, 2 डिग्री हैलाइड हुआ RCHR X, 3 डिग्री हुआ RCR R, ये हो गया 1 डिग्री, ये हुआ 2 डिग्री, ये हुआ 3 डिग्री। तो यहाँ पर रिएक्टिव देखो, यहाँ पर एक एल्काइल ग्रुप है, यहाँ पर कितने हैं, 2 एल्काइल ग्रुप है, यहाँ पर कितने हैं भाई, 3 एल्काइल ग्रुप है। तो त्रिविम बाधा कहाँ ज्यादा हो रही है, 3 डिग्री हैलाइड में ज्यादा हो रही है, इसलिए जो रिएक्टिविटी होगी SN2 रिएक्शन में वो सबसे ज्यादा किसकी होगी, 1 डिग्री की होगी, फिर 2 डिग्री, और सबसे कम किसकी होगी, 3 डिग्री हैलाइड की रिएक्टिविटी होगी। ठीक है, अब देखो इस रिएक्शन के बारे में कुछ बातें लिखी अपन ने। देखो सबसे पहले अपन लिखा है कि ये वाली रिएक्शन जो होती है नॉन पोलर सॉल्वेंट में होती है, अध्रुवीय विलायकों में होती है, और ये वाली अभिक्रिया जो होती है वो एक ही स्टेप में कंप्लीट होती है, और ये वाली रिएक्शन जो होती है वो सेकंड ऑर्डर रिएक्शन, देखो एक ही स्टेप में कंप्लीट होती है, उसमें भी न्यूक्लियोफाइल एक साइड से हटता रहता है, और पीछे से जो है वो दूसरा एक साइड से अपना जो हैलोजन है, हैलाइड जो है वो हटता रहता है, और पीछे से जो न्यूक्लियोफाइल है वो अटैक करता रहता है। और यहाँ पर SN1 अभिक्रिया में तो जो अपन कह सकते हैं जो विन्यास जो है जो पहले था वैसा ही आगे रहता है, अरेंजमेंट जिसकी बात करते हैं अपन, वो जो होता है जो क्रियाकारक का था वही आगे किसका बनता है, प्रोडक्ट का बनता है, उत्पाद का बनता है। लेकिन SN2 अभिक्रिया में ऐसा नहीं है। SN2 अभिक्रिया में क्या बनता है, रिटेंशन हो जाता है, कहने का मतलब प्रतिपन बनता है, प्रतिपन उत्पाद जो है क्रियाकारक का प्रतिपन हो जाता है, उल्टा उत्पाद बन जाता है। ठीक है, तो इसमें अभी देखेंगे आगे जब भी रिएक्शन आएगी उसमें पढ़ेंगे। तो इसमें अभिक्रिया का जो है वो प्रतिपन हो जाता है, इस प्रोडक्ट जब बनता है। आगे देखते हैं अपन, सेकंड ऑर्डर रिएक्शन है ये। अगला है ट्रांजिशन स्टेट बनती है इसके अंदर। ट्रांजिशन स्टेट में जो कार्बन परमाणु होता है वो पेंटावेलेंट होता है। आगे पेंटावेलेंट का मतलब फिर से बता देती हूँ मैं, जैसे 3 बॉन्ड तो प्रॉपर बने रहते हैं, एक बॉन्ड जो हैलाइड वाला है वो भी धीरे धीरे ब्रेक होता रहता है, टूटता रहता है, ऐसे ही न्यूक्लियोफाइल पीछे से अटैक करता रहता है तो उससे भी बॉन्ड बन रहा होता है। तो इस प्रकार से अपन कह सकते हैं कि जो कार्बन है वो कितने वेलेंट हो जाता है, पेंटावेलेंट, पंचसंयोजी हो जाता है। इसमें SN2 रिएक्शन जो होती है इसकी क्रियाशीलता किस पर डिपेंड करती है, ट्रांजिशन स्टेट में त्रिविम बाधा पर निर्भर करती है। ठीक है, जितने बड़े बड़े ग्रुप जुड़े होंगे तो SN2 रिएक्शन की क्रियाशीलता उतनी ही कम होती जाएगी। तो जितनी अधिक त्रिविम बाधा होगी रिएक्टिविटी उतनी ही कम हो जाएगी। जैसे अपन बात करें 1 डिग्री हैलाइड, 2 डिग्री हैलाइड, 3 डिग्री हैलाइड, इसमें क्या होगा, 1 डिग्री में तो एक ही अल्काइल ग्रुप जुड़ा रहता है, 2 डिग्री में 2, 3 डिग्री में 3। तो ऐसे कह सकते हैं कि त्रिविम बाधा 1 डिग्री से 3 डिग्री की ओर बढ़ती जाती है,
इसलिए रिएक्टिविटी ऑर्डर जो है वो भी डिक्रीज होता जाता है। तो सबसे ज्यादा रिएक्टिविटी किसकी है, 1 डिग्री हैलाइड की होती है। किसके प्रति, SN2 अभिक्रिया के प्रति। अब देखो आगे SN2 अभिक्रिया के बारे में बात करते हैं, क्या होता है SN2 अभिक्रिया में। SN2 अभिक्रिया में अभी देखा जैसे 3 डिग्री से, जैसे SN1 में एग्जांपल क्या लिया अपन ने, 3 डिग्री लिया है, क्यों, क्योंकि उसकी रिएक्टिविटी क्या है, सबसे ज्यादा है, इसलिए यहाँ पर क्या लेंगे भाई, यहाँ पर 1 डिग्री ले लेते हैं, जिसकी रिएक्टिविटी क्या है, SN2 रिएक्शन के प्रति ज्यादा है, इसलिए अपन किसको काम में ले लेते हैं, 1 डिग्री। हाँ, 1 डिग्री हैलाइड से भी कम, जैसे अपन बात करें मैथिल हैलाइड की बात करें तो उसकी रिएक्टिविटी और भी ज्यादा होती है। देखो उसमें तो त्रिविम बाधा भाई और भी कम हो गई। त्रिविम बाधा की बात करें तो जैसे एक तो था मैथिल हैलाइड, एक है RCH2X, एक है RCH RX और एक है RCR और X। तो सबसे ज्यादा रिएक्टिविटी किसकी हुई, मैथिल हैलाइड, फिर 1 डिग्री, फिर 2 डिग्री, फिर 3 डिग्री, ये रिएक्टिविटी ऑर्डर आ जाता है अपने पास। तो अपन एक एग्जांपल के रूप में एक को ले लेते हैं, जैसे अपन ले लेते हैं, चलो मैथिल हैलाइड को ही ले लेते हैं, जिसकी रिएक्टिविटी SN2 के प्रति ज्यादा है। क्यों, इसमें त्रिविम बाधा बिल्कुल भी नहीं है भी, ठीक है। एक कार्बन है जिसके साथ कितने हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं, सिंपल से 3 छोटे छोटे हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं। यहाँ पर क्या आ गया भाई, यहाँ पर एक एल्काइल ग्रुप और जुड़ गया, 2 हाइड्रोजन है, यहाँ पर 2 एल्काइल ग्रुप हो गए, यहाँ पर 3 हो गए। तो यहाँ पर त्रिविम बाधा क्या होती जा रही है, बढ़ती जा रही है। तो अपन अब रिएक्शन देखते हैं। तो चलो अपन मैथिल हैलाइड से स्टार्ट कर लेते हैं, मैथिल हैलाइड से स्टार्ट कर लेते हैं। देखो जैसे अभी पढ़ा अपन ने रिएक्टिविटी ऑर्डर, तो सबसे ज्यादा रिएक्टिविटी किसकी होती है, मैथिल हैलाइड की। मैथिल हैलाइड की क्यों होती है भाई, अभी बताया जैसे, क्योंकि उसमें त्रिविम बाधा सबसे कम है। देखो सबसे पहले रिएक्शन देख लेते हैं, रिएक्शन क्या है इसकी। रिएक्शन की बात करें तो जैसे अपन ने लिया मैथिल हैलाइड, कार्बन है, इससे एक हाइड्रोजन ये जुड़ा हुआ है, एक अबव द प्लेन दिखा देते हैं और एक कहाँ है, बिलो द प्लेन, और एक अपना कार्बन एटम वाले प्लेन पे है। और क्या जुड़ा हुआ है इसके साथ, हैलाइड जुड़ा हुआ है, मैं लिख लेती हूँ, ब्रोमाइड जुड़ा हुआ है, ठीक है। इसके साथ देखो अपन ने इसको ही कॉन्फिगरेशन में क्यों लिखा है, क्योंकि इसमें मैंने बताया आपको क्या होता है, अभिक्रिया में प्रतिपन्न उत्पाद प्राप्त होता है। क्या हो जाता है, प्रतिपन्न, इसमें जैसा क्रियाकारक होता है उसका उल्टा हो जाता है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर वही जैसे KOH से अभिक्रिया करवा देते हैं अपन, न्यूक्लियोफाइल चाहिए अपने को, तो मैकेनिज्म भी तो चेंज हुई है अभी, अभिक्रिया SN1 थी वहां पर, यहाँ SN2 है, लेकिन है तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन ही। करना क्या है, नाभिक ने जो उसको प्रतिस्थापन करेगा, किसका, जो भी हैलोजन जुड़ा हुआ आपके पास। तो देखो इसमें क्या हुआ, इस वाली रिएक्शन में देखो यहाँ पर ये माइनस, ये प्लस, और यहाँ पर ये माइनस, तो ये इधर से अटैक करेगा, तो क्या आ जाएगा अपने पास, जो आता है वो बनता है अपने पास, प्रोडक्ट जो बनेगा वो बनेगा लास्ट में देखो अपन बात करते हैं SN2 अभिक्रिया का एक एग्जांपल लेते हैं, उसके बारे में पढ़ते हैं। एग्जांपल अपन ले लेते हैं और उसमें सबसे पहले अपन बात करते हैं रिएक्शन नॉर्मल रिएक्शन जो अपनी वो लिखते हैं, सिंपल रिएक्शन क्या होगी, जैसे अपन ने क्या लिया, मैथिल हैलाइड ब्रोमाइड ले लेते हैं, ये क्या लिया है अपन ने, मैथिल ब्रोमाइड जो है इसकी अभिक्रिया अपन करवा देते हैं पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ। किसके साथ करवा रहे हैं अपन, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ अभिक्रिया करवाते हैं, तो प्रोडक्ट के रूप में क्या बनेगा अपना, मैथिल अल्कोहल बन जाएगा, और साथ में क्या बन जाएगा, पोटेशियम ब्रोमाइड। ये क्या बना है अपना, मेथेनॉल, ये मेथेनॉल बन गया, और ये क्या बन गया, पोटेशियम ब्रोमाइड। अब देखो इसमें अब मेन जो है वो है इसकी मैकेनिज्म,
मैकेनिज्म क्या होती है इस वाली रिएक्शन की, वो पढ़ते हैं अपन। देखो अपन ने लिया है, एक बार देख लेते हैं। अपन ने जो रिएक्टेंट लिया है वो क्या लिया है, मेथिल ब्रोमाइड लिया है, और उसकी रिएक्शन करवाई किसके साथ, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड जो है वो ध्यान रखना अपन एक्वस मीडियम में ले रहे हैं, ठीक है। एक्वस मीडियम में ले रहे हैं जो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है, और इससे क्या बन रहा है, अल्कोहल बन रहा है, और साथ में क्या रिलीज हो रहा है, पोटेशियम ब्रोमाइड रिलीज हो रहा है। अब देखो इस अभिक्रिया की मैकेनिज्म की बात करते हैं, मैकेनिज्म में क्या होता है। मैकेनिज्म, मैकेनिज्म के बारे में पढ़े तो देखो, जैसे आपने सबसे पहला स्टेप जो था उसमें पहला जो स्टेप है वो क्या है, देखो इसको लिख लेते हैं अपन। एक हाइड्रोजन तो कार्बन के प्लेन में, और एक हाइड्रोजन जो है वो है अपना, चलो इधर न्यूक्लियोफाइल बनाएंगे तो इधर थोड़ा सा आगे बना देते हैं इसको। देखो ये मैथिल का एक हाइड्रोजन है जो कार्बन की प्लेन में है, ये दूसरा हाइड्रोजन है जो अबव द प्लेन है, ये तीसरा हाइड्रोजन जो कहाँ है, बिलो द प्लेन है। अब देखो इससे जुड़ा हुआ है अपना Br, ये मैथिल ब्रोमाइड की स्ट्रक्चर है, ठीक है। और अब देखो इस पे अटैक किसका करवा रहे हैं अपन, KOH का। तो जो OH माइनस अपना न्यूक्लियोफाइल है वो क्या करता है, अटैक करता है। KOH का मैं OH माइनस लिख लेती हूँ क्योंकि न्यूक्लियोफाइल तो यही है अपना। तो OH माइनस जो है वो क्या करेगा, कार्बन पे अटैक करेगा। अब देखो पीछे से अटैक करता है, ये जो है OH माइनस पीछे से कार्बन पे अटैक करता है, और यहाँ से क्या रिलीज हो जाता है, Br माइनस यहाँ से रिलीज हो जाता है। तो ये दोनों स्टेप क्या होते हैं, एक साथ ही होते हैं, एक स्टेप में ये वाली रिएक्शन क्या हो जाती है, कंप्लीट हो जाती है। तो ये जो पहला जो स्टेप होता है इसमें क्या होगा, इलेक्ट्रोफाइल जो होगा, सॉरी न्यूक्लियोफाइल जो होगा वो तो पीछे से अटैक करेगा, और यहाँ पर ये हाइड्रोजन, और एक हाइड्रोजन अबव द प्लेन है, एक हाइड्रोजन बिलो द प्लेन है, और इधर से कौन सा बॉन्ड ब्रेक हो रहा है भाई, कार्बन हेलोजन वाला बॉन्ड भी इधर ब्रेक हो रहा है। एक बॉन्ड तो बन रहा है कौन सा, न्यूक्लियोफाइल और कार्बन का, और एक बॉन्ड ब्रेक हो रहा है किसका, कार्बन और हेलोजन का। और ये वाली जो स्टेप होती है, अभी जैसे पहले बताया मैंने आप लोगों को कि ट्रांजिशन स्टेट में कार्बन जो होता है वो पेंटावेलेंट हो जाता है, पंच संयोजी हो जाता है, जैसे 1 2 3, और ये वाला बॉन्ड ब्रेक हो रहा है, ये वाला बॉन्ड फॉर्मेशन हो रहा है। तो इस प्रकार से कार्बन की वैलेंसी कितनी हो जाती है यहाँ पर, 5। तो आपको पता है 5 वैलेंसी होगी तो स्टेबल तो है ही नहीं, तो इसको बोला जाता है ट्रांजिशन स्टेट। इसको क्या कहते हैं, ट्रांजिशन स्टेट कहते हैं। और ये जो ट्रांजिशन स्टेट होती है ये क्या होती है, अनस्टेबल होती है। ट्रांजिशन स्टेट जो है ये अनस्टेबल होती है। और अब देखो आगे जो है, ये जो पहला जो पद था, पहला पद वही बात, ये फर्स्ट स्टेप है, और ये क्या है, स्लो स्टेप है। और यही क्या होता है, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है, वेग निर्धारक पद होता है जिसमें क्या बनती है, ट्रांजिशन स्टेट। और ट्रांजिशन स्टेट का बनना किस पर डिपेंड करता है, हिस्टेरिक हिंड्रेंस जिसे त्रिविम बाधा बोलते हो आप, तो उस पर डिपेंड करता है। तो जितनी ज्यादा त्रिविम बाधा होगी उतना ही जो कम स्टेबल आपकी क्या बनेगी, ट्रांजिशन स्टेट बनेगी, ठीक है। तो रिएक्टिविटी भी अपन इस वाले स्टेप से बता सकते हैं। अब देखो आगे वाले, आगे जो स्टेप होगी, अब कहने का मतलब स्टेप तो एक ही होती है इसमें, और एक ही स्टेप में सारे पद, सॉरी सारी रिएक्शन हो जाती है। ट्रांजिशन स्टेट से अब क्या बन जाएगा, अपना उत्पाद बन जाएगा, उत्पाद बनेगा कार्बन, हाइड्रोजन। और मैंने पहले बताया था जो क्या हो जाता है, जो विन्यास होता है पहले क्रियाकारक का, उस विन्यास का रिटेंशन हो जाता है, प्रतिपन हो जाता है। कहने का मतलब इस प्रकार से बन जाएगा, हाइड्रोजन और एक हाइड्रोजन इधर आ जाएगा, और जो आपका न्यूक्लियोफाइल जो अटैक कर रहा था वो किधर जुड़ जाएगा, इधर जुड़ जाएगा, और क्या रिलीज हो जाएगा, Br माइनस। अब देखो वहां पर OH लिखा आपने, वहां पर K लिख सकते हो, K प्लस और Br माइनस जोड़ के क्या बना लेंगे, KBr बना लेंगे। ये आपका प्रोडक्ट बन रहा है,
ये जो प्रोडक्ट है इसका नाम क्या है? मेथेनॉल। इसका नाम है मेथेनॉल। और यहाँ पर जो आपने लिया है वो क्या लिया है? मेथिल ब्रोमाइड। मेथिल ब्रोमाइड। मेथिल ब्रोमाइड। और ये वाला स्टेप था अपना फास्ट स्टेप। फास्ट स्टेप जो है इसमें क्या बनता है? ट्रांजिशन स्टेट जो है वो अनस्टेबल है और ये क्या बना देती है? प्रोडक्ट बना देती है। अब फिर से एक बार बता देती हूँ मैं। देखो, सबसे पहले आपने रिएक्टेंट लिया क्या? मेथिल ब्रोमाइड। मेथिल ब्रोमाइड जो है इसमें किसका अटैक करवा रहे हैं अपन? न्यूक्लियोफाइल का। अब ये न्यूक्लियोफाइल क्या करता है? SN2 मैकेनिज्म के थ्रू जब देखते हैं अपन तो न्यूक्लियोफाइल जो है वो पीछे से अटैक करता है, और जब वो पीछे से अटैक करेगा तो कार्बन क्या करेगा? अपना जो हैलोजन है जिससे वो जुड़ा हुआ है उस हैलोजन वाले बॉन्ड को ब्रेक करेगा और वहां से हैलोजन हट जाएगा और क्या जुड़ेगा वहां पर? न्यूक्लियोफाइल। तो इस प्रकार से एक ट्रांजिशन स्टेट बनती है जिसमें क्या दिखता है कि भाई एक बॉन्ड तो ब्रेक होता जा रहा है, ये वाला कार्बन हैलोजन वाला, और एक बॉन्ड क्या हो रहा है? बनता जा रहा है। तो इसमें इस स्टेट को बोलते हैं ट्रांजिशन स्टेट। और ये वाली स्टेट जो होती है इसमें कार्बन पेंटावैलेंट होता है और ये अनस्टेबल होती है। और आगे जो अगला स्टेप आता है उसमें क्या बन जाता है? जो हैलोजन है वो तो अपना हट जाता है और जो न्यूक्लियोफाइल है वो क्या हो जाता है? इससे कार्बन से जुड़ जाता है और ये और अपना प्रोडक्ट बनता है जिसमें क्या बन रहा है? मेथेनॉल बन रहा है। तो ये अपनी SN2 रिएक्शन जो है इसकी मैकेनिज्म कंप्लीट हुई। इसमें फिर से एक बार बता देती हूँ मैं, SN2 रिएक्शन जो होती है वो नॉन पोलर सॉल्वेंट में होती है और SN2 रिएक्शन जो होती है पूरी एक स्टेप में हो जाती है। और इसमें जो पहली रिएक्शन होती है वो ट्रांजिशन स्टेट का फॉर्मेशन होता है, वो स्लो स्टेप होती है जिसमें क्या होता है? रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है जिसमें ट्रांजिशन स्टेट बनती है। और ऑल ओवर जो रिएक्टिविटी होती है SN2 रिएक्शन की, वो रिएक्टिविटी किस पे डिपेंड करती है? ट्रांजिशन स्टेट के बनने पर डिपेंड करती है। ठीक है, अब देखो ट्रांजिशन स्टेट जो बन रही है किससे बन रही है? न्यूक्लियोफाइल पीछे से अटैक कर रहा है और हैलोजन हट रहा है। तो यहाँ पर अटैक कर रहा है तो यहाँ जितनी कम त्रिविम बाधा होगी उतनी आसानी से आपका न्यूक्लियोफाइल क्या हो जाएगा? कार्बन से ऐड हो जाएगा और उतनी ही अच्छी SN2 रिएक्शन के बढ़ते रिएक्टिविटी हो जाएगी कंपाउंड की। ठीक है, तो ये ट्रांजिशन स्टेट क्या बनाता है? फिर प्रोडक्ट बना लेता है। और ये वाली जो रिएक्शन है ये सेकंड ऑर्डर रिएक्शन है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो रिएक्शन है या फिर कह सकते हैं रेट ऑफ रिएक्शन वो किस पे डिपेंड करती है? दो मॉलिक्यूल की कंसंट्रेशन पे डिपेंड करती है। एक तो जो आपका पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है वो, और एक जो आप मेथिल ब्रोमाइड ले रहे हो, दोनों की कंसंट्रेशन पे डिपेंड करती है रेट जो है। इसलिए यह अभिक्रिया द्वितीय कोटि की अभिक्रिया सेकंड ऑर्डर रिएक्शन है। और इसमें जैसे मैंने बताया रिएक्टिविटी ऑर्डर पता चल गया आप लोगों को, क्योंकि जहां सबसे कम त्रिविम बाधा होगी उसकी रिएक्टिविटी SN2 की प्रति ज्यादा होगी। इससे अपन एक कॉन्क्लूजन निकाल सकते हैं, एक निष्कर्ष निकालेंगे। देखो, जैसे SN1 में अपन ने पढ़ा कि 3 डिग्री के प्रति जब बात करें क्रियाशीलता की SN1 की तो वो क्या होती है? सबसे ज्यादा। और SN2 में बात करें तो वो क्या होती है? सबसे कम। किसकी? 3 डिग्री हैलाइड की। तो इसमें अपन ऐसा लिख सकते हैं नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया में जब बात करें अपन, तो जैसे एक तो था आपका मेथिल हैलाइड, एक है आपका 1 डिग्री हैलाइड, और आगे है 2 डिग्री हैलाइड, और इससे आगे आता है अपना 3 डिग्री हैलाइड। तो अपन लिख सकते हैं क्रियाशीलता की बात करें, क्रियाशीलता तो क्या लिख सकते हैं? जैसे इधर से मेथिल हैलाइड जो है, इधर से आप 3 डिग्री हैलाइड की तरफ जाते हो तब तो क्या होता है? SN1 के रिएक्शन के प्रति जो रिएक्टिविटी है वो क्या होती है? इंक्रीज होती है। तो सबसे कम रिएक्टिविटी किसकी हुई? मेथिल हैलाइड की। और जब आप SN2 की बात करते हो तो SN2 के लिए क्या हो जाएगा? रिएक्टिविटी ऑर्डर ही हो जाएगा SN2 रिएक्शन। इसमें सबसे कम रिएक्टिविटी किसकी है? 3 डिग्री हैलाइड की, फिर 2 डिग्री, और सबसे ज्यादा किसकी है? मेथिल हैलाइड की। तो अपन ऐसे लिख सकते हैं क्रियाशीलता की बात करें तो SN1 में सबसे ज्यादा क्रियाशील कौन होता है? 3 डिग्री हैलाइड। SN2 में सबसे ज्यादा क्रियाशील कौन होता है? मेथिल हैलाइड। तो आज के वीडियो में इतना ही।
नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं अपन ने पढ़ ली है। नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं दो प्रकार की है, SN1 और SN2, जिनके बारे में अपन ने रिएक्शन भी पढ़ ली है और उनकी मैकेनिज्म भी अपन ने पढ़ ली है।